अरे गुरुजी क्या हो गया? अरे कुछ नहीं भाई, काम है मेरा अकाउंट्स पढ़ाना और ये बच्चे लिखकर भेज रहे हैं कि सर आप लगते हो अमित बढ़ाना। बता ये भी कोई बात हुई? अमित बढ़ाना लगता हूं मैं? तो असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों होता है? हम असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हैं ना, तो उसको लिखने का रीजन क्या होता है? क्यों हम ऐसा मानते हैं कि असेट्स जो है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है? क्यों बैलेंस शीट की एक साइड दूसरी साइड के बराबर होती है? तो ये आपका क्वेश्चन है जिसको गुरुजी अगली क्लास में क्लियर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब जरूर बताएं, मैं देख रहा हूं। बच्चों शुरू करते हैं वहीं से जहां पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी। मैंने दिया था आपको एक क्वेश्चन और आशा करता हूं कि आप में से कई सारे बच्चों ने सोचा होगा कि उसका लॉजिक क्या हो सकता है। अब दिमाग में अपने अपने सब वो लॉजिक सोच लीजिए। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों होता है? क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हैं? तो अपने दिमाग में रीजन सोच लीजिए। स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज बता दूं कि एनपीओ जैसा कि आपको पता है कि सीरीज पूरी खत्म हो चुकी है। तो इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, हमें हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, सर केवल एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, तो बच्चों मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था कि मेरा सीएनजी के नाम से कॉमर्स विद निखिल गुरु के नाम से ऐप आ गया है। हो सकता है बाई चांस वो अभी प्ले स्टोर में आपको कॉमर्स बाई निखिल गुरु दिखा रहा हो, वो अभी सही हो जाएगा। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से गूगल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, वो भी सही नहीं कर पा रहे हैं ऐप को, लेकिन वहां नोटिफिकेशन गई हुई है तो बहुत जल्दी वो चीज सही हो जाएगी। तो कॉमर्स बाई निखिल गुरु के हिसाब से नाम से मिलेगी या फिर कॉमर्स विद निखिल गुरु के नाम से, पर लिखा उसमें सीएनजी होगा। तो आप जाएं प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करें। इनकेस वहां नहीं मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करें। वहां मैंने कई सारे पूरे चैप्टर्स के बंडल्स बनाए हुए हैं और जो नहीं बने होंगे जिन चैप्टर्स के, उनके बन जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आप वहां पर जाकर जो है अगर मिलते हैं आपको बंडल्स तो ले सकते हैं, और नहीं मिलते हैं इनकेस तो आने वाले समय में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी वहां पर मैं लाइव क्लासेस भी पढ़ा रहा हूं, तो लाइव क्लासेस के थ्रू भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डेट्स क्या है क्या नहीं है वो सब आपको वहीं पता चल जाएगा। अब बात करते हैं जिस क्वेश्चन पे मैंने आपको छोड़ा था। तो बच्चों ऐसा कैसे होता है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है? इसको मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाना चाहूंगा, ताकि आप एक कहानी क्या मतलब एक किस्सा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एग्जाम्पल नहीं दिया तो गुरुजी से पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। बात करते हैं बच्चों, एक बात बताइए, कोई भी इंसान है अपना बिजनेस खोल रहा है, अपनी बिजनेस यूनिट खोलने की सोच रहा है। सबसे पहले उसको अपने बिजनेस यूनिट को खोलने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले बोलिए एग्जैक्टली। अगर कुछ बच्चे सोच पा रहे हैं तो उसको चाहिए सर पैसा, रोकड़ा। बोले तो रोकड़ा चाहिए, बिना रोकड़े के सर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उसको कैपिटल चाहिए लगाने के लिए, पूंजी? सही लिखा है ना दोस्तों? ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि उसको अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कैपिटल चाहिए। जब उसके पास कैपिटल होगी तभी वो पैसा लगा पाएगा, जब वो पैसा लगाएगा तभी बिजनेस चल पाएगा। चलिए मान लीजिए उसके पास कैपिटल है, लेट्स से 1 करोड़, या चलो 1 करोड़ ही मान लेते हैं। उसके पास है टोटल कैपिटल 1 करोड़, लेकिन जिस बिजनेस को वो सेटअप करना चाह रहा है उसमें लगने हैं 1 करोड़ 40 लाख। जिस असेट को वो एक्वायर करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मेरे पास 20 लाख रुपए कैश हो बिजनेस को चलाने के लिए, मेरे पास मशीनरी हो, मेरे पास ट्रक्स हो, मेरे पास और भी मतलब बहुत सारी चीजें हो जिससे मैं अपने बिजनेस को चला सकूं, बिल्डिंग हो, वेयर हाउस हो, जो भी है सब मिलाकर उसका बजट बैठ रहा है 1 करोड़ 40 लाख। क्या करना चाहिए दोस्तों? बंद कर देना चाहिए, सपने को तोड़ देना चाहिए, नहीं हम नहीं करेंगे बिजनेस, ऐसा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। अगर कोई बच्चा समझ पा रहा है तो इसको क्या करना चाहिए? 40 लाख रुपए का मार्केट से लेना चाहिए लोन। सर कोई देगा इसे लोन? बिल्कुल देगा। वो 1 करोड़ रुपए लगा के कुछ प्रॉपर्टी तो वो ले सकता है, और जब वो प्रॉपर्टी ले सकता है तो उसी प्रॉपर्टी में लोन भी ले सकता है, और बिजनेस के लिए तो वैसे भी लोन मिल जाता है, या अपने हो सकता है दोस्तों से ले ले। मतलब लेगा वो जिससे भी, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटसाइडर, या क्या बोल सकते हैं?
थर्ड पार्टी लोन, मतलब किसी से भी ले सकता है ना, किसी भी आउटसाइडर से या थर्ड पार्टी से वो क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया, आगे समझते हैं। अब बच्चों एक बात सोचो, ये बिल्डिंग जो मेरी बनी, इसमें पैसा कहां कहां से लगा, ये बन के तैयार हो गया, 1,40,00,000 का इन्वेस्टमेंट मेरा यहां है, इसके अंदर है। अब वो हर चीज के रूप में है, मशीनरी के रूप में भी है, स्टॉक के रूप में भी है, कैश के रूप में भी है, ऑफिस के रूप में भी है, वेयर हाउस के रूप में भी है, बिल्डिंग के रूप में भी है, लैंड के रूप में भी है, ट्रक, जो भी है सब कुछ है इसके अंदर। तो मुझे ये बताओ कि ये जो बिल्डिंग का खर्चा है, ये जो असेट मेरी तैयार हुई है, इसमें पैसा किस किस का लगा है? एक तो लगा है 1 करोड़ रुपए, और एक क्या लगा है 40 लाख रुपए, तभी तो इससे मिलकर बना 1,40,00,000 रुपए। यस और नो? तो बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो असेट्स बनी है, ये किस किस से मिलकर बनी है? एक तो कैपिटल जो मालिक ने लगाई थी, और एक वो लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई थी आउटसाइडर से लोन लेने में। तो इसको चाहे आउटसाइडर लोन बोलो या कैपिटल बोलो, बात एक ही है। यस और नो? सोचिए, बात तो एक ही है ना। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है? कोई बात नहीं भैया, ये लो, गलती हो गई हमसे, ये लो आउटसाइडर लोन यहां लिख लो, गुरुजी को कोई परेशानी नहीं है, ये लो। तो इसीलिए ऐसा होता है, जब आपने देखा होगा बैलेंस शीट में ये जो फॉर्मेट बनाते हो, तो लाइबिलिटी जो है बराबर होती है हमेशा असेट्स के। यहां पर क्या लिखते हैं हम, कैपिटल, और क्या लिखते हैं, लाइबिलिटी। यहां पर सब असेट्स आ जाती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसी तरीके से करते हो, ये इसको आप नॉन करंट असेट्स भी बोलते हो, इसको आप करंट असेट्स भी बोलते हो। क्यों करते हैं ऐसा, इसका टोटल क्यों बराबर आता है? इसीलिए आता है क्योंकि जो भी पैसा असेट का लगा है, या तो वो मेरा लगा है या फिर वो तेरा लगा है। मेरा लगा है कैपिटल, तेरा लगा है लाइबिलिटी, आउटसाइडर लोन। तो इन दोनों को प्लस करके ही हमारा क्या बनता है, कंप्लीट लाइबिलिटी। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा 12th के फॉर्म में ले आता हूं। 12th में क्या होगा कि इसी कैपिटल को आप बोलते हुए सुनोगे ऑनर्स इक्विटी, आप इसे बोलते हुए सुनेंगे ऑनर्स इक्विटी। तो बच्चों अगर बात करें कि ऑनर्स इक्विटी क्या होता है, वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में लगाता है उसी को बोलते हैं क्या, इक्विटी। इक्विटी के बारे में बता दूं, इक्विटी क्या है, ये वो पैसा है जो मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ऑनर। तो ऑनर्स कैपिटल कह लो, इक्विटी कह लो, ऑनर्स इक्विटी कह लो, बात एक ही है। तो अब आप आदत डाल लो, क्योंकि अब आप आ गए हो 12th में, तो 12th में आप इसे क्या बोलना शुरू कर दोगे, इक्विटी। या आपका क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। आउटसाइडर लोन है ना, आउटसाइडर लोन को क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। ठीक है, तो किससे मिलकर बना, ये लाइबिलिटी से, और जितनी भी ऑनर्स इक्विटी है उससे मिलकर बना असेट्स। तो ये दोनों किसके बराबर होते हैं, असेट्स के बराबर। यही रीजन है जिसकी वजह से असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। आशा करता हूं बच्चों की आपको सब समझ में आ गया होगा। इसे कर लीजिए नोट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। हालांकि आप ऊपर देख ही चुके होंगे कि पार्टनरशिप आपका टॉपिक है, थंबनेल में भी देख लिया होगा आपने, लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं फिर स्टार्ट करते हैं। कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, और उनका केवल एक ही प्रॉब्लम है कि सर हमारे स्कूल में पार्टनरशिप से स्टार्ट कर दिया है, आप एनपीओ करा रहे हो और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है स्कूल का भी काम करना और आपका भी काम करना, क्योंकि आपकी वीडियोस देखने के बाद हम लोगों का मन अपने आप ही करता है क्वेश्चंस करने का। तो इसी चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है हम वीडियो ही नहीं देखते, क्यों, हमें पता है कि क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर स्कूल का काम छूट जाएगा। तो उसको कैसे मैनेज करें बच्चों, पहले तो ये समझ लो लॉकडाउन का टाइम है। आप ये समझ लो आप गुरुजी से 1 घंटा ट्यूशन पढ़ रहे हो, 1 घंटा तो दे सकते हो मेरे को, तो आधे पौन घंटे की या चलो 50 मिनट की भी अगर वीडियो बन रही है तो उसके बाद 10 मिनट तो है मेरे पास, और हर वीडियो इतनी की थोड़ी बन रही है ना। तो उसके बाद अगर आप एक भी क्वेश्चन लगा लोगे, मेरे को उससे ज्यादा आपकी मेहनत नहीं चाहिए, काम हो जाएगा।
कंसेप्ट बता रहा हूं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा लो, दैट्स इट। डिटेलिंग में लगाने मैंने आपको बता दिया, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आप देखो, वहां पर मैंने कई सारे वीडियोस में डालने वाला हूं और कुछ डल भी चुके हैं, तो आपको वहां मिल जाएंगे। आगे की बात करते हैं। कई सारे यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूं, मतलब बच्चे मेरे को बता रहे हैं कि सर यूट्यूबर्स कई सारे ऐसे हैं जो काफी फेमस हैं, और या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरुआत की है और वो ये कह रहे हैं कि एनपीओ से नहीं पढ़ना है, सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो, एनपीओ से पढ़ना बेवकूफी है। बच्चों, ऐसे लोगों के लिए मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, ना आप उनकी सुनो ना आप मेरी सुनो, आप खुद डिसीजन लो। सर हम कैसे डिसीजन ले लें, हमें तो पता ही नहीं है, खुद हमें चैप्टर आता ही नहीं है, तो हम कैसे डिसीजन ले लें, हम तो टीचर से पूछेंगे। बच्चों, आपको डिसीजन अपने पास्ट नॉलेज से नहीं लेना है, अपनी करंट नॉलेज से लेना है। आप एनपीओ की भी क्लास लो पूरी, और जो लोग बोल रहे हैं कि एनपीओ की क्लास पहले नहीं लेनी चाहिए, आप उनकी भी क्लास लो पूरी, और उसके बाद फिर आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या एनपीओ में ऐसी कोई चीज आई जो आपने पहले नहीं सुनी थी, कुछ नामों के अलावा, और उन नामों को उठाकर मिलाओ सीधे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक में जाकर। अगर एक भी नाम मिल जाए तो मैं वादा करता हूं मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। पॉइंट क्या है बच्चों की, मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा दुख होता है कि जब कोई मतलब टीचर ऐसी बात करे, है ना, उसके पीछे रीजन ये नहीं है, मतलब वैसे तो आपका मन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बुरा लगता है, बस बुरा ही लगता है कि बच्चे मेरे मिसगाइड हो जाते हैं, जो बच्चे मुझ पे विश्वास करके बैठे हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात समझाता हूं, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा 11th में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, आपने कैश बुक पढ़ा होगा। बच्चों मुझे बताओ, इसके अलावा मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का चैप्टर कहां से बताया? मैंने आपको केवल दो ही जगह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का चैप्टर बताया है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से P&L अकाउंट से कंपेयर करके, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग से कंपेयर करके, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट से कंपेयर करके, और एक कैश बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कंपेयर करके कैश बुक से। दैट्स इट। इसके अलावा तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं है। तो बच्चों, मेरा पर्सनली ये राय है, देखिए ठीक है, जो ऐसा बोलता है ठीक है, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता ना, मैं देखता हूं कुछ ऐसा, लेकिन क्या है कि मेरे को बच्चों ने कहा तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा करना ठीक होगा। तो बच्चों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो वैसा करो। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है और एनपीओ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है। तो जितना ये आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर वो तो बुक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। बच्चों, सबसे बड़ी बात बताऊं, सॉरी, उसमें जो बैलेंस शीट बनती है वो बनती है आपकी वर्टिकल, लेकिन यहां पर जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखी थी 11th में, वो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोले तो इस टाइप से बनता है उसका फॉर्मेट, वर्टिकल बोले तो इस टाइप से बनता है उसका फॉर्मेट। असेट्स पहले लाइबिलिटीज लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर असेट्स आता है। छोड़ो इसे, क्या आता है मैं बाद में बताऊंगा, जब ये बुक खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप वाली, उसके बाद कराऊंगा वो वाली बुक, शेयर्स वाली मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। तो बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता है, फिर आता है असेट्स इसमें। तो मैंने आपको यही वाली बैलेंस शीट तो सिखाई है। तो एक बात सोचिए, इस वाली बैलेंस शीट वाली बुक का काम आपके एनपीओ में कैसे है, तो उसको पहले पढ़ाने का फायदा क्या है? कायदे से अगर आपको पढ़ना ही है तो आपको वो पढ़ना चाहिए जो आप 11th में पढ़ के आए हो। इतनी बड़ी बड़े बुक वाले हैं, डीके गोयल है, इतने बड़े बड़े ऑथर्स हैं, उन्होंने अगर पहले इस चैप्टर को दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। बाकी आपकी मर्जी है। हां, इतना जरूर है कि मेरा मानना पर्सनली यह है कि पार्ट ए वॉल्यूम फर्स्ट के बाद, मैं डीके गोयल के हिसाब से बता रहा हूं, जो आपका ये पार्टनरशिप और एनपीओ वाला पार्ट है, इसके बाद मेरे हिसाब से कायदे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक होनी चाहिए, सबसे आखिरी में होनी चाहिए शेयर्स वाली बुक। तो मैं आपको कराऊंगा भी ऐसे, पहले ये, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद लास्ट में करेंगे हम लोग आराम से बैठ के शेयर्स। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि शेयर्स डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है थर्ड बुक से। और पार्टनरशिप की तो आपको टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप कहीं से कहीं तक भी ना एनपीओ से इंटरलिंक्ड है, ना ही आपका शेयर डिवेंचर की बुक से, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जितनी आप पास्ट नॉलेज लेकर आए हैं 11th में, वो मोर देन सफिशिएंट है आपका पार्टनरशिप करने के लिए। तो एनपीओ आपने कर लिया, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट था, बहुत अच्छा है, कनेक्शन मजबूत हो गया होगा। 11th की कई सारी चीजें मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है, काफी सारे बेसिक्स से आपको रूबरू कराया है। और अब बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप तो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, इसकी थ्योरी जरूर पढ़ी थी आपने, तो वो भी अब आपके काम आने वाला है बिजनेस की, जब बिजनेस में जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। बच्चों, आपके कंसेप्ट से रिलेटेड मैं कोई जल्दी नहीं करना चाहूंगा, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं बिल्कुल पार्टनरशिप का बेसिक,
जो कि शायद आपने 11th की बिजनेस में भी पढ़ा हुआ हो और आपको याद भी हो। तो एक तरीके से सोच लेना गुरुजी उसका रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि मेरे को कोई हश नहीं है कि मैं आपको फटाफट खत्म कराऊं, फटाफट अपनी सीरीज निपटाऊं या सेशन निपटाऊं और जो है काम खत्म हो। मुझे आपकी मतलब आपके साथ साथ हर एक उस बच्चे को लेके चलना है जो पढ़ाई में वीक है, क्योंकि 11th में चलिए जो हुआ 12th में मैंने जो आपसे वादा करा है कि आपकी अगर 11th भी कमजोर है तो भी गुरुजी बताएंगे, तो उस वादे को पूरा करने का काम भी मेरा ही है। तो देखते हैं एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इसी से करते हैं जान पहचान शुरुआत। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपने मेरी एनपीओ की सीरीज देखी है या सेशन देखे हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि पहले होती है बात जान पहचान की। तो चलिए आइए जान पहचान करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, नाम पूछते हैं, देखते हैं कौन क्या है, उसके बाद आगे फिर दोस्ती की बात देखेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, है ना। चलिए तो बच्चों स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में इसमें केवल एक ही इंसान होता है जो इसको लीड करता है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं जो इसको लीड करने का काम करते हैं। अगला पॉइंट है स्पेसिफिक एक्ट। तो अगर स्पेसिफिक एक्ट की बात करें तो यहां पर एज सच कोई भी इसका स्पेसिफिक एक्ट नहीं है जिसके हम कह सकें कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक एक्ट है जो बोला जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो आया था 1932 में। बच्चों अगर मेंबर्स की बात करें तो इसमें मिनिमम जो है, बल्कि मिनिमम क्या बोलूं, ओनली 1 मेंबर होता है, मतलब एक ही मेंबर होता है जिसको इसका क्या बोला जाता है, ऑनर। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। इसमें मिनिमम होते हैं 2 मेंबर और जो आपस में होते हैं क्या, पार्टनर, उनको पार्टनर बोला जाता है, ऑनर नहीं बोला जाता, उन्हें बोला जाता है पार्टनर, है ना। तो मैक्सिमम क्या होते हैं, कितने नहीं होते हैं, हालांकि 50 भी होते हैं, अनलिमिटेड भी होते हैं। वो क्या होता है वो मैं जब पार्टनरशिप की थ्योरी पे आऊंगा तब बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं केवल डिफरेंस बता रहा हूं। लायबिलिटी की बात करें तो इसमें कौन लायबल होता है, जो केवल ऑनर होता है, सोलली वही लायबल होता है हर लायबिलिटी को पे करने के लिए। लेकिन इसमें लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। अगली बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या होता है, कोई ड्यूरेशन नहीं होता, ये ऑनर की मर्जी के हिसाब से चलती है, ऑनर्स विल, उसकी मर्जी के अनुसार, इच्छा अनुसार। लेकिन यहां जब तक अकॉर्डिंग टू दी डिसीजंस ऑफ पार्टनर्स और देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बच्चों 2 चीजें हैं, या तो ये चलेगी पार्टनर्स के हिसाब से, जो भी पार्टनर तय करेंगे। मान लो दो पार्टनर के बीच में झगड़ा हो गया, 2 ही पार्टनर है, उन्होंने कहा हमें नहीं करनी पार्टनरशिप, निकल ले तू, उन्होंने कहा तू भी निकल ले, दोनों निकल लिए अपने अपने रास्ते, ये हो सकता है। या फिर उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई हम लोग 5 साल साथ में काम करेंगे, या हम लोग ये जो है ब्रिज बनाएंगे साथ में। हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, ये ब्रिज बनाने का काम हमारा, जब ब्रिज बन जाएगा हमारी पार्टनरशिप खत्म। 10 साल में ब्रिज बना सपोज करो तो 10 साल पार्टनरशिप चलेगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है वो, ठीक है। लेकिन यहां पर टोटल ऑनर के ऊपर है, जब तक चाहे चलाए, नहीं मने नहीं चलाए। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस क्या है, यहां पर टोटल फाइनेंस जो है करा जाता है किसके द्वारा, है ना। लेकिन यहां पर जो फाइनेंस होता है वो पार्टनर्स के द्वारा तो करा जाता है, लेकिन यहां से सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में काफी अच्छा फाइनेंस यहां पर मिल जाता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय दी पार्टनर्स, फाइनेंस बाय दी पार्टनर्स एंड वैल्यू जनरेटेड फॉर बिजनेस इज गुड इन कंपैरिजन टू पार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। आप समझ गए होंगे कि मतलब जो भी वैल्यू यहां पर जनरेट होती है ना, या जो भी कैश जो है जनरेट होता है, जो भी पैसा जनरेट होता है, वो सब
अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो जाहिर सी बात है एक बंदा लगा रहा है, वहां 2 बंदे लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ही होगी। यही रीजन होता है कि पार्टनरशिप का कंसेप्ट लाया गया। पार्टनरशिप का कंसेप्ट जो है इसी वजह से निजात हुआ। एक बंदा 1 करोड़ लगा रहा है, चलो मैं कह रहा हूं 2 लोग उससे कमजोर हैं, 70 लाख लगाएंगे तो 1 करोड़ 40 लाख हो गया कि नहीं हो गया? पॉइंट समझ रहे? उससे बड़ी ताकत बन गए ना वो अपने आप में। तो वही चीज है, पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्यों आया, उसके पीछे रीजन यही था कि कहीं ना कहीं देखा गया कि यार मान लो 3 लोग हैं, उनमें पोटेंशियल ज्यादा है, पैसे नहीं है, पोटेंशियल उनमें अच्छा है, 1 करोड़ की कंपनी है उससे अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन उन सबके पास 50-50 लाख रुपए हैं, तीनों लोग आपस में मिल गए, वाट लगा दी उस 1 करोड़ वाली कंपनी की। तो ये कंसेप्ट आया ही 1932 में इसलिए था कि लोग पार्टनरशिप करें और बड़ी बड़ी कंपनी के छक्के छुड़ा दें, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बात करेंगे डिटेलिंग में, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ डिसीजन। अब बच्चों यहां पर तो क्या है, सोलली बाय ऑनर, यहां तो ऑनर ही राजा है, वो ही लेगा डिसीजन, भैया ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन यहां पर हो जाता है समटाइम्स, यहां क्या हो जाता है, डिस्प्यूट। क्यों? मालिक हूं मैं, ऐसे करूंगा, बता दिक्कत है तेरे को, तू मालिक है तो फिर मैं भी मालिक हूं, मैं भी ले लूंगा अपना डिसीजन, दिक्कत है तेरे को। तीसरा बोला, ओए तू सुन, तुम क्या बोल रहे हो, मैं भी तो मालिक हूं, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूं, समझ रहे हो। तो क्या है, यहां पर कई बार ऐसा होता है कि मतलब उतना फ्रीडम नहीं है क्योंकि सभी मालिक है, और बिल्कुल सही बात है, सभी की चलनी चाहिए। तो उन केस में क्या होता है, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय होती है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, डिसीजन हम प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं। तो बच्चों ये था आपका डिफरेंस, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का। शायद ये आपको नहीं दिखा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों सबसे पहले हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की, और डेफिनेशन से करेंगे इसका हरिओम। समझते हैं बच्चों। तो आपका ये जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन है ये दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में। सर ये क्या बोल रहे हो आप, कौन सी भाषा बोल रहे हो, थोड़ा ढंग से समझा दो। समझो बच्चे, क्या होते हैं कि जैसे आपने सुना है धारा 302 के तहत, धारा इतनी के तहत, धारा इतनी के तहत, क्या होती हैं ये सब सेक्शंस होते हैं जो लगते हैं, है ना। तो ये सब हर एक्ट में अलग अलग सेक्शन बनाए होते हैं, तो जो इसका डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में दिया गया है। मैं आपको इसके लिए बड़ी एक अच्छी चीज समझा दूं, आप जरा समझ लो ध्यान से, तो आपके आगे बहुत काम आएगी। बच्चों कभी भी जिंदगी में अगर आपको कोई भी पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखे तो आपको हमेशा याद रखना कि उस क्वेश्चन की शुरुआत आप कैसे करोगे, एज पर, मेरे साथ बोलेंगे, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं भी आता है, कभी भी, सीए, बीए, मतलब बीए तो नहीं, बीकॉम, कहीं भी आता है, आप शुरुआत हमेशा ऐसी करेंगे, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहला क्या एक इंप्रेशन पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे, अरे वाह यार ये बच्चा तो बड़ा होशियार है, इसे तो एक्ट भी याद है। अब उन्हें क्या पता भाई ने कैसे रटा है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो इससे क्या है कि इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि एक्ट तो वही रहेगा ना, जो भी बात कही गई है पार्टनरशिप में सब कही तो इसी के अंडर में गई होगी ना। पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे कि आपने सुना होगा ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत, है ना, तो क्या है वो, या इंडियन पेनल कोड के तहत, क्या ऐसे सजा क्यों सुनाते हैं, क्योंकि उसी के अंदर तो होगा ना जो भी होगा, इंडियन पेनल एक्ट के अंदर। तो पॉइंट क्या है बच्चों कि कभी भी आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन पढ़ो, कसम खा लो गंगा मैया की कि आपको सबसे पहले लिखना है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिस इज दिस। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो इमेजिनरी पार्ट छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये सेक्शन 4 क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन सेक्शन 4 में ही दी गई है, तो इसकी बात हमें करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने बोला एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे की बात करते हैं बच्चों। मैं आपको ये डेफिनेशन इस तरीके से समझाने वाला हूं कि इस डेफिनेशन के साथ साथ मैं कैसे आपको बातों बातों में इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो सर, देख लेना आप, समझो कैसे, एक एक करके मार्क करेंगे और समझेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, किसके बीच में, 2 और मोर पर्संस। तो सबसे पहले लिख लो फर्स्ट, ठीक। अब पहला हमारा जो निकल के आया फीचर वो यही हो गया कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। पहले आगे समझा देते हैं फिर इसकी बात करेंगे। 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड। भैया एग्रीड कब होगा,
जाहिर सी बात है, जब बात किसकी करी गई होगी, एग्रीमेंट की। एग्रीड कोई भी लोग कब होंगे अपना साथ में मिलकर बिजनेस करने के लिए, जब कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। यस और नो बच्चों? आगे बढ़ते हैं। शेयर द प्रॉफिट्स। तो एक बात और समझ में आई कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होती है। यहां क्या होती है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये भी एक इसका फीचर हो गया ऑफ अ बिजनेस। तो हमें क्या समझ में आया कि यहां पर एक कोई बिजनेस है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। फिर बोल रहा है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब अभी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, घबराना मत, बहुत टुच्ची सी चीजें हैं, ठीक है? समझाऊंगा सबको एक एक करके। पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसी में से निकल के हमारे क्या आने हैं, जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं, आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो या तो सबके द्वारा चलाया जाएगा या फिर एनी ऑफ देम, कोई भी एक सबके बिहाफ में चलाएगा। ऐसा कब होता है कि हम किसी के बिहाफ में, कोई हमारे बिहाफ में डिसीजन ले ले? जब हमारे और उसके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तभी तो कोई हमारे लिए और हम उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? तो ये बन गए इसके क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, पर बच्चे कई चीजें मैंने बताया ना बुनियाद बनाने के लिए जरूरी होती हैं। बात करते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन समझा देता हूं, उसके बाद फिर एक एक करके फीचर्स को खोदेंगे और समझेंगे कि क्या होता है ये। तो डेफिनेशन की बात करेंगे, अभी लिखना नहीं है, पहले सुन लो ध्यान से। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप एक, अब इशारे समझना, पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच का? बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस, इंसान। हु हैव, बोले सर ये बता रहे हो, अच्छा हमें पता नहीं था, कोई बात नहीं बता तो रहा हूं फिर। पर्संस, इंसान। हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं क्या करने के लिए? शेयर द प्रॉफिट्स। सर केवल प्रॉफिट्स, लॉसेस नहीं। रीजन है बच्चे, उसके पीछे बताऊंगा, यहां पर बताऊंगा कि लॉसेस हां या ना, यही बताऊंगा, ठीक है? तो शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सबके द्वारा चलाया जाएगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक बंदा सबके बिहाफ में चलाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद मैं एक एक करके समझाता हूं। बच्चों लिख लिया होगा आपने। अब इससे आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, उसमें जाइए और आगे का एक्सप्लेनेशन देखिए। बच्चों अगर आपको जरा सा भी ये थॉट आ रहा हो कि सर बहुत ही बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, ये तो हम घर पे भी पढ़ लेते, तो बच्चों मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा, बार बार वही एग्जांपल दूंगा कि एक मकान को खड़ा करने के लिए बुनियाद की क्या अहमियत होती है, ये केवल मकान जानता है, इंसान कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि उस बुनियाद में जाकर रहना तो होता नहीं है इंसान को, तो उसको लगता है किस काम की है, खाली 7-8 लाख रुपए फूंक दिए। लेकिन मकान को पता होती है उसकी असली अहमियत। तो आप करने दीजिए मुझे जैसा मैं कर रहा हूं। अगर आपको ज्यादा ही लगता है कि नहीं मेरे को सब आता है, तो आप छोड़ो, आगे की वीडियोस देख लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी बच्चों आप मेरे को ये जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। आपका लाइक बटन मेरे लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी बूस्ट का काम करता है। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक जरूर दबाया कीजिए, और अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक जरूर दबाया कीजिए। क्यों? उससे मेरे को समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को कैसा कंटेंट दे पा रहा हूं, और अगर इनके डिसलाइक आता है तो मैं अपने आप में और इंप्रूवमेंट लाऊंगा। अच्छा बुरा जो लिखना होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। जो भी मैं आपसे सवाल पूछता हूं उसका जवाब जरूर दिया करो, इंस्टाग्राम पे टैग करके डाला करो। तो यही सब काम आपको करने हैं। ऐसी गुरुजी के साथ आपको पढ़ना है पूरे साल, और रिजल्ट जरूर क्रिएट होगा, यह गुरुजी का वादा है। जय हिंद।